तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ CHE01 के कुछ इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपने अभी तक दोनों बुक्स को नहीं कवर किया है तो अब मत खोलना, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत कम बचा है। मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं है आप लोगों के पास, और एक हफ्ते पहले अगर आप दो बुकें को खोलोगे तो उसमें से आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, वो बस अपना दिमाग ख़राब हो रहा होता है और कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, इन्हें प्रिपेयर करना। ठीक है, इनसे पास हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने देखा काफ़ी बार पूछे गए हैं, और इन्हीं से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछते रहता है। तो अगर आपने अभी तक दोनों बुकें CHE1 की नहीं पढ़ी है तो आप मत खोलना, क्योंकि अब आपका कुछ नहीं होने वाला। वो बुकें खोल के आपका दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते चलिए, करते चलिए। अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट फॉर क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो देखिए, क्वांटम नंबर्स और सिग्निफिकेंस का ये जो आंसर है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस क्वेश्चन प्लस उसके सॉल्यूशन। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है इसका आंसर। ये सारे जितने भी है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 39 में। CHE01 की पहली बुक पे पेज नंबर 31 में। तो ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो ये आपको याद करने हैं। पर कभी कभार इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन भी मैं आपको बताता रहूँगा। आज के हमारे इस लेक्चर में खाली 5 क्वेश्चन ही हमें देखने हैं। सबसे पहले वाले का आंसर हम कर चुके हैं। दूसरा वाला क्या कहता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो इसका आंसर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये रहा वो क्वेश्चन SAQ का 5। इसका आंसर आपको पीछे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बोल रखा है प्लस कॉन्सेप्ट। देखिए, क्वेश्चंस को रट के कोई फायदा नहीं होता है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। बाई चांस इसकी जगह अगर थर्ड बोल देता है, फोर्थ बोल देता है, ये फर्स्ट बोल देता है, तब आप क्वेश्चन क्या करेंगे। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, R=53 n² पिकोमीटर। ये PM है, ठीक है, पिकोमीटर बोलते हैं इसको। तो अभी देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो हम क्या करेंगे, n की जगह सेकंड रख देंगे, तो 2 रख देंगे, सॉरी। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। बाई चांस आपको 3 बोलता है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 बोलता है 4 का स्क्वायर 16, मल्टीप्लाई करना है, रेडियस आपका आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से हैंडल करना है। थर्ड हम चलते हैं, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मास ऑफ द बॉडी। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ इक्वेशंस याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को रटने से अच्छा आप इस इक्वेशन को रटिए। इक्वेशन क्या कह रही है, λ=h/p। p यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपको पता होगा मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी को हमने मास इनटू वेलोसिटी लिख दिया। देखिए, m आपको गिवन होगा पेपर में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चाहे तो याद करके भी जाएं, कोई भरोसा नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पेपर में दी गई होगी। अब आपको जो निकालने के लिए बोलेगा, या तो बोलेगा वेवलेंथ निकालने के लिए बोलेगा, वेलोसिटी दे देगा। वेलोसिटी, ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। तो आप पेपर में इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, वेवलेंथ इक्वल्स टू c/v। क्या होता है ये, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। आपको पेपर में ये नहीं लिख के आना, आपको पेपर में क्या लिख के आना है, λ=c/f। आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी और फॉर्मूला आसान हो जाएगा। देखिए, कभी कभार जो v का मतलब है ना, वेलोसिटी निकल जाता है गलती से। तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसलिए आप इसको, इस फॉर्मूले को रट लें, λ=c/f। आपको पेपर में पता चल जाएगा, f से फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और c, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ के लिए यूज होता है, f आपको पता है फ्रीक्वेंसी, तो जो बचा वो स्पीड ही होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर v की जगह f लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको या तो वेवलेंथ निकालने को बोलेगा f देकर, या f निकालने को बोलेगा वेवलेंथ देकर। तो इसमें से काफी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ नजर मारिए, क्या बोल रहे हैं, देखिए, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉडी ऑफ मास 1। मास दे चुका है, ठीक, मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15। अब देखिए 1500, वेलोसिटी भी दे चुका है, मास दे चुका है, वेलोसिटी दे चुका है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास वैल्यू रहती है। बोला क्या, वेवलेंथ। तो देखिए, इजीली इस पूरी इक्वेशन में पुट करके आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको आंसर ही बताता हूँ। तो देखिए, ये वाला रहा उसका क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और इसका जो आंसर है वो टर्मिनल क्वेश्चन में फर्स्ट है, मतलब ये वाला, ये है। देखिए, पूरी इक्वेशन वही है, λ=h/mv, मोमेंटम की जगह। कभी कभार आपको क्या करता है, आप इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, कभी कभार इसकी जगह मोमेंटम गिवन दे देता है, तो मोमेंटम की वैल्यू डायरेक्ट रखनी है, वेवलेंथ आ जाएगी। और ये इसका सॉल्यूशन है, इस तरीके से करना। आप देखिए, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन आपके ऊपर है, आप कैसे कैसे करते हो। बस वैल्यू आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वो दे देगा, मास आपको उसने दे रखा था, और आपको लैम्डा निकालना था, मतलब वेवलेंथ, और वेलोसिटी आपको उसने गिवन दी थी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्टिफाई द फैक्ट दैट लिथियम प्लस आयन फॉर्मेशन इज इजियर देन नियॉन प्लस आयन। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट है एक, वैसे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये रहा वो वाला क्वेश्चन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाने की मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ।
आपको पता होगा लेफ्ट टू राइट जाते वक्त या ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है घटती चल जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, लेकिन वही आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लग जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जाते वक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता रहेगा। नीचे जाते वक्त प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन शेल्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं, और जब शेल्स ऐड होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही दूर हो जाता है, उसे इजेक्ट करना किसी भी एटम से बहुत इजीली हो जाता है। उसी का फैक्ट ये कह रहा है कि लिथियम प्लस आयन, अब देखिए लिथियम प्लस आयन ईजियर क्यों होता है नियॉन प्लस आयन से, तो इसका आंसर उसने पीछे दे रखा है ऐसे क्यू के फर्स्ट में। तो वो क्या कह रहा है, देखिए जेड स्टार वैल्यूज इंक्रीजेज, जेड स्टार आपका क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड, इसलिए नियॉन की ज्यादा है लिथियम से, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ लिथियम आयन इज इजियर देन नियॉन आयन। देखिए आप यहाँ पर आके भी आप समझ सकते हैं, नियॉन आयन क्या बोल रहा है वो, नियॉन की जो है ज्यादा होती है इफेक्टिव एनर्जी, इसलिए क्या है लिथियम आयन इजियर बनाया जा सकता है नियॉन आयन से। तो देखिए मैं इसका आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, होता क्या है, देखिए आप देखिए, आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसका होता है 1s1, इसका होता है 1s2, इसका होता है 1s3। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, लेकिन यहाँ 1s3 मतलब वो आधा भरा हुआ है। अब देखिए इससे इजेक्ट करना इलेक्ट्रॉन आसान होगा इससे, क्यों, अब देखिए 1s1 1s2 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, मतलब p जो इलेक्ट्रॉन है आपका यहाँ पे, जो आपका p शेल है वो भी पूरा भर चुका है। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपको याद होना चाहिए, s में मैक्सिमम 2 रहते हैं। तो अब देखिए इसमें एक छूट चुका है, इसका मतलब इजेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो है s ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, p ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है। जब भी कोई चीज़ पूरी भरी हुई होती है उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना थोड़ा टफ पड़ता है, तो इसीलिए यही यहाँ पे बात है। अगर इसकी जगह कोई और लिख के देता है तो आप ये समझ लेना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेना, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ साथ में। अगर इनकी जगह कोई और देता है तो उनका सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेना, जिसके s और p ऑर्बिटल भरे हुए होंगे, मतलब p में 6 आते हैं और s में 2, और जिसके हाफ फिल्ड होंगे, मतलब किसी में अगर p में 3 है या 4 हैं और दूसरे वाले में पूरे 6 के 6 हैं, तो समझ लेना वो बनाना ईजियर होगा, और आप लिख देना कि इसमें ये शेल पूरा भरा हुआ है और ये शेल पूरा आधा है। बाकी और भी डिटेल्स होती हैं वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्क्स पर। लास्ट आते हैं, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। देखिए नाइट्रेट आयन का आपको फॉर्मूला नहीं लिख के देगा, ये बात ध्यान रखना, इसलिए नाइट्रेट आयन का याद कर लो NO3 माइनस आयन, ठीक है, अभी याद कर लो, इसे फोटो खींच के मत रखना, बहुत कम दिन बचे हैं पेपर के लिए। तो नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला याद कर लो, Ne3 माइनस, वो क्या करेगा, आपको बोलेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ नाइट्रेट आयन का। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो ये देखिए ये है इसका आंसर, पेज नंबर है ये 94 में आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर का आंसर है। तो देखिए यहाँ पर ये है, ये वाला क्वेश्चन ये रहा, यहीं पर है आपका, ऐसे क्यू में है, ऐसे क्यू का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर ये है। सबसे पहले इसने क्या करा है, लुईस स्ट्रक्चर बनाया नाइट्रेट आयन का। अब देखिए एक बार आपके पास लुईस स्ट्रक्चर आ गया तो आपको क्या करना है, सेम एक तो यही देखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलते हैं, मैं बोलूँ एक से ज़्यादा डायग्राम निकलते हैं, इजी भाषा में समझाऊंगा, एक से ज़्यादा अगर डायग्राम निकलते हैं या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, तो क्या करते हैं, उसके लिए हम रेजोनेंस टर्म यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपको बोल दिया जाए रेजोनेंस, ड्रॉ रेजोनेंस, तो समझ लेना 3 से कम आने नहीं वाले, 3 तो आएंगे ही आएंगे। अब देखिए क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर बना दिया आपने, अब ये स्ट्रक्चर आप एज इट इज़ यहाँ रख दीजिए, एक डायग्राम तो ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमा देना है, मतलब इस बार एक यहाँ, मतलब ऐसे इंटरचेंज करते रहिए। देखिए सबसे पहले बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब क्या है, आपको बॉन्ड के साथ साथ जाना है। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, इन दोनों के आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद आपको देखना है किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने एटम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी, और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपको ये बनना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें लिखा है NO3 माइनस आयन, माइनस का मतलब होता है आपने गेन कर रखा है, ठीक है, और गेन करने का मतलब हो गया कि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है। तो जब भी आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, उसके बाद ये देखना है कि आप कोई चार्ज लगा हुआ है, अगर है तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, कभी 2 माइनस होते हैं, 3 माइनस होते हैं, 4 माइनस होते हैं। तो इस तरीके से आप
अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो हमने आज कवर किए। मैं डेली क्वेश्चंस बनाऊंगा, इसलिए हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और बुक को अब हाथ मत लगाइएगा क्योंकि अब गिने चुने दिन बचे हैं, अब कोई फ़ायदा है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन नए क्वेश्चंस के साथ।